वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार अली खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आप तो लगता है हमें भूल गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म का चौधरी निसार से मुकालमा। आजकल बीमार रहता हूँ, चौधरी निसार अली खान का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए, वज़ीर-ए-आज़म की तंदुरुस्ती की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार ने सेहत ठीक होने और रुफ़का से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन सामने आया है। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहानुम वासिल हो गए, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया गया, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस खबर की जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़शान यूसुफज़ई से। आगाह कीजिएगा ज़शान। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बल्क और जो जनरल इंडस्ट्री है उनके लिए इजाफा किया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों को बरकरार रखा गया है, लेकिन जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए जो माहाना फिक्स चार्जेस है उसमें इजाफा किया गया है, और जो प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन है उनके लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 200 रुपए का इजाफा किया गया है। पहले ये फिक्स चार्जेस 400 रुपए अदा करते थे, अब ये 600 रुपए अदा करेंगे। जो नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन थे उनके लिए फिक्स चार्जेस 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है, और 1.5 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन है उनके लिए फिक्स चार्जेस में 1000 रुपए इजाफा किया गया है। उनके फिक्स चार्जेस जो है वो 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई। इस तरह जो पावर स्टेशन है उनके लिए PMMBTU की कीमत में 175 रुपए इजाफा किया गया है, और जो नई नर्ख उनके लिए मुकर्रर की गई है पावर स्टेशन के लिए वो 1225 रुपए। इस तरह जो जनरल इंडस्ट्री है उनके लिए गैस की निर्खों में कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बहुत शुक्रिया ज़शान, आपने हमें अपडेट किया। अब मौसम की दुनिया। तूफानी बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नेशनल टाउन में 25, ताजपुरा 20, मुगलपुरा 18, लक्ष्मी चौक में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल में 13, इकबाल टाउन में 11, गुलबर्ग में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। तेज हवाओं के बायस केनाल रोड और माल रोड पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। कसूर, कामोकी, वज़ीराबाद, शेखोपुरा में भी बादल खूब बरसे। गर्मी और हब से परेशान शहरियों ने सुक्का सांस लिया। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। 2 रोज से वक्फे से बारिश के बायस दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। दरियाए सवात का रेला दरियाए काबुल में दाखिल। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश आरसदा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 2 की तलाश जारी। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक 49 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुजात खत्म की जाएंगी। ज़ियारत में 3 ख्वातीन डैम में डूब गईं। 2 को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरी खातून की तलाश जारी। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ की सवात हादसे में जाम हक अफराद के घर दस्तका आमद। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू की बर वक्त कार्रवाई होती तो सबको बचाया जा सकता था। KP के हुक्मरानों पर इस वाक़े से कोई क़यामत टूटी है या नहीं, वो ही जानते हैं। ये बता रहे हैं कि 2 दफ़ा रेस्क्यू वाले आए हैं, लेकिन खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले गए। एक क़यामत थी जो इस ख़ानदान पे जो है वो टूट पड़ी है परसों। पता नहीं वहाँ के जो लोग, जो हुक्मरान जो हैं, उनके ज़मीर के ऊपर
کوئی قیامت ٹوٹی ہے یہ نہیں ٹوٹی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. یہ بزرگ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو حکومت کے کچھ لوگوں کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے وہ مہربانی کر کے واپس کر دیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, مہربانی کر کے ان کو اپنی نوکریوں پہ بحال کر دیں. ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے کہ ریسکیو کا, اور یہ پہلا واقعہ وہاں پہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی وہاں پہ واقعہ ہوئے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے عوام کے سے غفلت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے, عوامی مسائل سے غفلت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے. حادثات جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, لیکن انسانوں نے حادثات سے محفوظ رہنے کا کوئی تو سدباب کیا. صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی طے کر دی, جس کے تحت جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج قرار پائے ہیں. رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ حل, صدر مملکت نے فیصلہ کر دیا. جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر ترین جج مقرر, وزارت قانون و انصاف کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا جائزہ لیا اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینیورٹی میں اول قرار دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں, جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے, جسٹس طارق محمود جہانگیری چوتھے, جسٹس بابر ستار پانچویں نمبر پر ہیں, جسٹس سردار اعجاز اسحاق چھٹے, جسٹس ارباب طاہر ساتویں, جسٹس سمن رفت کا آٹھواں, جسٹس خادم سومرو کو نویں, جسٹس اعظم خان سینیورٹی میں 10ویں, جسٹس محمد آصف 11ویں اور جسٹس انعام منہاس کا 12واں نمبر ہے. صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل جج بھی مقرر کر دیا. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اجلاس 1 جولائی کو ہوگا. جوڈیشل کمیشن 1 جولائی کو اجلاس میں 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کرے گا. ججز میں جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن شامل ہیں. وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں میں سرکاری ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اسلام آباد میں اپنا میٹر اپنی ریڈنگ موبائل ایپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, ڈسکورس بورڈز میں میرٹ کی بنیاد پر تعیناتیاں کیں. پاکستان بھر میں پی ٹی وی کی جو فی ہے اس کو میں آج ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. جو ڈسکورس کے بورڈ ہیں وہاں پر انقلابی تبدیلیاں کی اور بڑی ارک ریزی سے وہاں پر ہم میرٹ بیسڈ ان بورڈز میں ہم نے اپوائنٹمنٹس کی. پاکستانی آئی پی پیز, مینلی پاکستانی انویسٹرز, ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی ہارڈ نیگوشیشنز کی, جو کہ ایک بہت دشوار کن مرحلہ تھا. تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تیزی سے نیچے گر رہی تھیں, تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. ایک خدشہ تھا کہ دوبارہ 50 پیسے فی یونٹ یا 70 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کہیں اضافہ نہ ہو جائے, تو ہم نے سب نے مل کر مشترکہ طور پر فیصلہ کیا یہ 50 پیسے یا 70 پیسے بجلی کی مد میں اضافہ نہ کریں. بجلی کی چوری یہ 500 ارب روپے سالانہ کی چوری ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت بجلی زیادہ ہے اور اس کی کنزمپشن کم ہے. حکومت کے اداروں میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی کھپت کم ہے. اب اس کا ہمیں تیزی سے سولوشنز, اس کا حل ڈھونڈنا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کی معطلی سے اپوزیشن نئی مشکل میں پھنس گئی ہے. اپوزیشن اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن دینے کا اختیار بھی کھو بیٹھی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین 105 تھے. 26 اراکین کی معطلی کے بعد تعداد 79 ہو گئی. اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن پر کم از کم 93 اراکین کے دستخط لازم ہیں. معطل اراکین کی بحالی تک اپوزیشن اجلاس کی ریکویزیشن نہیں دے سکے گی.
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई दौर में करप्शन के कई रिकॉर्ड बने। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान के साथ 4 साल में ना तजुर्बाकारी, ना अहली और लूट मार की गई। एक अनाड़ी मुल्क की मईशत को कैसे चला सकता था? अनाड़ी को कोई ट्रैक्टर नहीं देता कि वो दीवार में मार देगा। जो शख्स एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, उसको पाकिस्तान दिया गया। गुज़श्ता दौर में दावे करते थे कि हम शफाफियत के साथ काम करेंगे, लेकिन उनके दौर में हर महकमे के अंदर करप्शन ने नए रिकॉर्ड कायम किए और ये नतीजा उस ना तजुर्बेकारी, ना अहली और लूट मार का था जो 4 सालों में पाकिस्तान के साथ की गई। अगर एक अनाड़ी शख्स मोटरसाइकिल नहीं चला सकता तो एक अनाड़ी 24 करोड़ अवाम के मुल्क को और उसकी मईशत को कैसे चला सकेगा? एक अनाड़ी आदमी अगर मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर नहीं चला सकता तो एक ऐसा शख्स जो एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, अगर उसे ये तवक्को रखी जाती कि वो पाकिस्तान को किसी मंजिल पे पहुंचा देगा, तो जिस किसी ने उसको ये सोच के वोट दिया, मैं समझता हूँ कि उसके दिमाग का मुआयना कराना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि 4 सालों में पाकिस्तान में सवाए नफ़रत के, सवाए झूठे मुकदमे बनाने के, सवाए गाली गलोच करने के, सवाए सबको चोर डाकू बनाने के, उस शख्स ने कोई एक धेले का काम नहीं किया। 4 साल में बुज़दार हुकूमत ने उस तरक्की के ऊपर पानी फेर दिया। हमारे शहर तबाह हो गए, हमारे देहात तबाह हो गए, हमारी सड़कें टूट गईं, हमारे तालीम का निज़ाम तहस नहस हो गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर ना किया जाता तो वफाकी हुकूमत इमरजेंसी लगा देती। बजट बानी पीटीआई की जानिब से फाइनल होने के बाद ही मंजूर किया गया। सवाब वाक़या अफसोसनाक है। वो हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी हुकूमत के पास ये पावर होती है कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो वो अपना सिस्टम फिर वहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि आप बजट पेश ना करें, और बल्कि जो वकला उनके पास गए थे उन्होंने पूछा कि जी ये बजट के हवाले से, उन्होंने कहा पास कर लें। स्वाद के बारे में देखें, जो वहाँ पे अमवात हुई हैं बहुत ही अफसोसनाक हुई हैं, और जो ज़िले इंतज़ामिया उसको वज़ीर आला साहब ने मुअत्तल कर दिया है। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि सियासत, चाहे वो स्वात जाएँ या दीर जाएँ या बुनेर या चित्राल या शुमाली इलाका जात में, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को ज़रूर मद्देनज़र देखें। इस वक्त बारिशों का सीज़न है, इस वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, ऊपर ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, एकदम पानी आ सकता है, तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की खातिर दरिया के बीच में ना जाएं। मखसूस नशस्तों को पीटीआई से लिया, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई तारीख अच्छे अल्फाज में नहीं याद करेगी। उनका बड़ा हद तक आमेज़ रवैया था हमारे वकला साहबान के साथ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है यहाँ इक़्तिदार की रसाकशी मुफादात की सियासत है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक था। तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा किया गया। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। रसाकशी है, यहाँ मफादात की सियासत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला किया है, अदालती तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा किया है, और उसके नतीजे में ये हुआ है कि ये सीटें मुख्तलिफ पार्टियों में बंदरबांट कर दी गई हैं। हम मौलाना की तरफ भी देख रहे हैं कि वो ये 3 सीटें वसूल करेंगे कि नहीं करेंगे। उसूली तौर पर तो इन्हें ये सीटें लेने से इनकार कर देना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ऐसी आलूदगियों से पाक है। जमात इस्लामी हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर सियासी अमल में शरीक होती है, और जमात इस्लामी का काम महज इंतखाब लड़ना भी नहीं है। हम सोसाइटी को, मुआशरे को बदलना चाहते हैं। इस्लाम वो निज़ाम है जो हक़ और इंसाफ की बालादस्ती का निज़ाम है। तो सच और हक़ की बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है हाफिज नईम मेयर ना बनने के सदमे से अभी तक नहीं निकले। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहा है। सियासी नाकामी छुपाने के लिए सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। जमात इस्लामी का काम आवाम को गुमराह करना है। जमात इस्लामी नफरत की बजाय तामीरी सियासत करे।